मेरे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ मेरे कहानी संग्रह 65,000 का सवाल की शीर्षक कहानी। आटा गूंथते गूंथते अचानक शेरा के हाथ बहुत तेजी से चलने लगे। उसकी सांसें फूल रही थीं। हालांकि आटा तो वह रोज ही गूंथता था, किंतु आज जैसी हालत उसकी पहले कभी नहीं हुई। उसके सामने बैठी हुई श्रीमती माथुर यह सब देखकर चिंतित होते हुए बोली, क्या हुआ शेरा? तेरी तबीयत खराब लग रही है। तू ऐसा कर, काम छोड़ दे और थोड़ी देर को जाकर आराम कर ले। जब ठीक लगने लगे तब आ जाना। नहीं माई, मैं ठीक हूँ, शेरा ने बिना सर उठाए उत्तर दिया। खाक ठीक है, देख रही हूँ पिछले 3-4 दिनों से बहुत परेशान चल रहा है। जब से तेरा वो दोस्त बलबीर तुझसे मिलने आया था, तब से देख रही हूँ कि तू कुछ ठीक सा नहीं है। क्या हुआ? घर में सब ठीक ठाक तो हैं? बलबीर का नाम सुनते ही शेरा को मानो करंट लग गया। उसने अपना सर तुरंत ऊपर उठाकर उत्तर दिया, नहीं माई, ऐसा कुछ खास नहीं, बस इन दिनों घरवाली की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। अरे अगर ऐसा है तो उसे यहाँ बुलवा ले, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। तेरे बाबूजी यहाँ बहुत से डॉक्टरों को जानते हैं। तू भी ना शेरा, इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग से अभी भी बिल्कुल बच्चा है। इतनी सी बात पर कोई इस तरह परेशान होता है भला? हम भी तो तेरे माई बाबूजी हैं, हमको अपनी परेशानी नहीं बताएगा? तेरी बात तू जान, पर हमारा सच्चा बेटा तो तू ही है। अपने बच्चे सब परदेश जाकर बस गए हैं। उनसे मेहमानों की तरह साल भर में केवल 1-2 बार ही मिलना हो पाता है। तू ही तो सारे समय हमारी सेवा टहल करता है। इसलिए मैं तो सबसे कहती भी हूँ कि अपने पैदा किए हुए से कुछ नहीं होता। जिससे मन मिल जाए वही अपना हो जाता है। अरे माई, चिंता मत करो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, शेरा आंखें नीची किए हुए बोला। अब ये तो तू ही जानेगा कि बात बड़ी है या नहीं, पर हाँ, जब भी तुझे ठीक लगे बहू को यहाँ बुलवा लेना। और अगर तू खुद जाकर लाना चाहता है तो भी बेफिक्र होकर चला जा। यहाँ कुछ दिन के लिए पड़ोस वालों की काम वाली काम कर जाएगी। नहीं माई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, मत जा, पर एक बात तो बता, आज तू सर झुकाकर बात क्यों कर रहा है? शेरा ऐसे उछला जैसे किसी ने उससे सुई चुभो दी हो। फिर उसने संभलते हुए उत्तर दिया, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो आटा गूंथ रहा था। कोई पहली बार तो आटा नहीं गूंथ रहा, तुझे बचपन से जानती हूँ, मेरे सामने ही बड़ा हुआ है। और मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना मैं तुझे पहचानती हूँ ना, उतना तो तेरी माँ भी नहीं जानेगी। छोटा सा तो था जब तेरे चाचा तुझे मेरे पास लेकर आया था। माई, मैं ज़रा बाबूजी के लिए चाय बना दूँ, नहीं तो फिर किचन के चक्कर काटने लगेंगे। शेरा ने आटा गूंथ कर एक तरफ रखा और बातचीत की दिशा बदलने का प्रयास किया। ठीक है, ऐसा कर, सभी के लिए बना दे। ठीक है, कहते हुए शेरा उठा और चाय बनाने लगा। लेकिन दिल में उमड़ घुमड़ रहे विचारों के चलते आज उसके हाथों कुछ भी सही ढंग से नहीं हो रहा था। बस माई और बाबूजी का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। फिर उसे अपने गांव का स्मरण हो आया। घर के सामने बिखरा उसका सारा सामान और रोते बिलखते उसके बीवी बच्चों की कल्पना बार बार मन को कचोट जाती। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? चाय में मिर्च क्यों डाल रहा है? माई जोर से चीखी। ओह ओह ओह, कहते हुए शेरा ने मिर्च का डिब्बा वापस रखा और चाय पत्ती का डब्बा हाथ में उठा लिया। शेरा, अब तो तू रहने ही दे, चाय मैं बना देती हूँ, तू सीधा जा और अपने कमरे में जाकर आराम कर। माई ने उसके हाथ से चाय पत्ती का डिब्बा ले लिया और स्वयं चाय बनाने लगी। शेरा बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। देख शेरा,
अब तेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। नहीं नहीं बलबीर भाई, इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। इस बारे में तो सोचकर ही मेरे हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे हैं। चल ठीक है, तो फिर एक बार पहले अपने माई बाबूजी से उधार मांग कर देख ले। अरे वो कहाँ से उधार देंगे, उनका खुद का खर्चा पानी बड़े भैया भेजते हैं। इन दोनों के पास ये मकान और थोड़े बहुत जेवरों की ही कुल संपत्ति है। तो देख ले भाई, फिर तेरे घर परिवार को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भाई ऐसा करना तो महापाप होगा। मुँह छुपाने के लिए नरक में भी जगह न मिलेगी। शेरा, सो गया क्या? उठ, तेरे लिए चाय लाई हूँ, गरम गरम पी ले, अच्छा लगेगा। माई सिराने चाय की प्याली थामे शेरा को पुकार रही थी। माई का स्वर सुनकर शेरा अपने विचारों के चक्रव्यूह से यकायक बाहर निकला। वह कुछ देर माई को निहारता रहा, फिर धीरे से उठा और माई के हाथ से चाय लेकर जल्दी जल्दी पीने लगा। माई सामने खड़ी होकर उसे देखे जा रही थी। आप और बाबूजी भी पी लो, वरना ठंडी हो जाएगी, शेरा ने बुझे स्वर में कहा। शेरा, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। तू फटाफट तैयार हो जा, तेरे बाबूजी तुझे डॉक्टर को दिखा लाएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है माई, अब मैं ठीक हूँ। जब ज़रूरत होगी मैं आपको खुद बता दूँगा, शेरा ने ऊब भरा चेहरा बनाते हुए कहा। माई ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर जैसी तेरी मर्जी कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। क्या हुआ, आज शेरा चाय लेकर नहीं आया? माथुर जी ने अपनी पत्नी के हाथों से चाय का प्याला लेते हुए प्रश्न किया। हाँ, आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इधर कुछ दिनों से उसका व्यवहार भी कुछ अजीब सा लग रहा है, माथुर साहब ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। हाँ, परेशान सा है कुछ, लेकिन पूछो तो कुछ बता भी नहीं रहा है। मालती, मुझे लगता है उसे अपने घर परिवार की कोई चिंता सता रही है, क्योंकि स्वास्थ्य तो उसका ठीक ही लग रहा है। तुमने इस बारे में उससे पूछा क्या? आप ही खूब पूछ कर देख लीजिए, मुझे तो कुछ नहीं बता रहा। पूछो तो उल्टा खींच रहा है। अरे, कहीं उसे पैसों की ज़रूरत तो नहीं? अगर होगी भी तो हम कहाँ से देंगे? संजय के पैसों से घर चलता है और अभिनव के भेजे पैसों से शेरा को तनख्वाह देते हैं, और जो 30-35 हज़ार रुपये गांठ में हैं वो दुख तकलीफ के लिए रखने भी तो ज़रूरी हैं। मैं एक बार बच्चों से बात करके देखता हूँ, शायद कुछ मदद कर दें। पर आप पहले शेरा से तो बात करके देखो, पता तो चले कि परेशानी है क्या। ठीक कहती हो। शेरा, शेरा, माथुर साहब ने आवाज़ दी। आपने बुलाया बाबूजी? हाँ शेरा, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम परेशान हो, क्या बात है? जी कुछ नहीं। ऐसा न कहो शेरा, हम भी तुम्हारे अपने हैं। अगर हमारे बस में होगा तो कुछ न कुछ हल ज़रूर निकल आएगा। जी बाबूजी, वो देखो शेरा, संकोच मत करो, स्पष्ट कहो। बाबूजी, बहन की शादी में घर गिरवी रखवाया था, फिर उसे छुड़वा नहीं सके, इसलिए अब वह लोग घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। समझ में नहीं आता कि बूढ़े माँ बाप और बाल बच्चों का क्या करूं। कितने पैसे देने हैं? श्रीमती माथुर ने प्रश्न किया। माई, 65,000 रुपये देने हैं। 65,000? अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सुनिए जी, आप ज़रा संजय और अभिनव से बात करके देखिए, क्या पता वो रुपए भेज दें। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। शेरा, तू चिंता मत कर, कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना। आपकी दया है बाबूजी, कहता हुआ शेरा तेज़ कदमों से घर के भीतर चला गया।
विजय माथुर एक अर्ध सरकारी कंपनी के सुपरवाइज़र के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। प्राइवेट सरीकी ही नौकरी थी, अतः पेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं था। तनख्वाह और जमा पूंजी बच्चों का भविष्य संवारने में निकल गई। सारी जिंदगी किराए के मकानों में काटी और रिटायरमेंट के समय जो धन मिला उससे उन्होंने सर छुपाने के लिए घर का इंतज़ाम किया और बाकी गुजारा दोनों बेटों द्वारा भेजे गए रुपयों से हो जाता था। इस तरह कुल मिलाकर दोनों का बुढ़ापा ठीक ठाक गुजर रहा था। किंतु शेरा की 65,000 रुपयों की समस्या का हल कर देने जितना धन उनके पास नहीं था। अतः बेटों की मदद से ही कुछ हो सकता था। शेरा को भी तो आड़े वक्त में इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता था। उनके दोनों बेटे उनके खर्चे पानी का पूरा पूरा ध्यान रखते थे, पर 20 वर्षों से उनकी सेवा तो ये शेरा ही कर रहा था। शेरा, माथुर साहब ने पुकारा। आवाज़ सुनते ही शेरा सामने आ खड़ा हुआ, मानो उनके पुकारे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। बेटा, तुझे बताने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। अब शेरा में भी सुनने का साहस नहीं था, अतः वह आंखें झुकाए हुए चुपचाप खड़ा रहा। बेटा, तेरे 65,000 के प्रश्न का कोई हल नहीं निकल सका। तेरे दोनों भैया लोग भी मदद करने की हालत में नहीं हैं। असल में दोनों ने ही कार लोन, होम लोन और न जाने कौन कौन से लोन ले रखे हैं। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और फिर हमारे लिए भी तो हर महीना रुपया भेजना पड़ता है ना। ऐसे में इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम उनसे भी नहीं हो सकेगा। कह रहे थे 8-10 हज़ार का मामला होता तो अलग बात थी, किंतु 65,000 बहुत बड़ी रकम होती है। शेरा चुप था। तेरी परेशानी भी कोई छोटी थोड़ी ही है। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर कुछ हो सकेगा तो मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन आजकल कोई पैसा उधार भी तो नहीं देता। माथुर साहब अपने चश्मे का कांच अपने कुर्ते से साफ करते हुए बोले जा रहे थे। बाबूजी, मैं जाऊं? शेरा ने बात को बीच में रोककर पूछा। हाँ, तू जा। अब तुझे यहाँ खड़ा रखकर भी तो कुछ नहीं होगा। शेरा के रसोई में आते ही श्रीमती माथुर ने प्रश्न किया। क्या हुआ, क्यों बुलाया था? वो माई, रुपयों का इंतज़ाम नहीं हो सका, यही बताने के लिए। तो क्या संजय और अभिनव मदद नहीं करेंगे? नहीं, बाबूजी कह रहे थे इस वक्त उन लोगों का हाथ भी तंग है। और तेरे बाबूजी ने क्या कहा? कुछ करेंगे ऐसा कहा उन्होंने? अब वो भी क्या कर लेंगे? जो कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। आज बलबीर के आते ही शेरा उसे सीधा अपने कमरे में ले गया। क्या हुआ? शेरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझसे क्यों पूछ रहा है कि क्या हुआ? तू बता, कुछ बात बनी या नहीं? यार, अभी तो कुछ नहीं, और लगता भी नहीं है कि कुछ बन सकेगी। तो आगे का क्या सोचा है? बलबीर ने पूछा। यही तो समझ नहीं आ रहा है, शेरा हाथों को मलते हुए बोला। अब ज़्यादा मत सोच, तेरे पास 1 हफ्ते का समय बचा है। उसके बाद क्या करेगा जब तेरे घर वाले बेघर हो जाएंगे? लेकिन इनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बचपन से इनके साथ रहा हूँ। 20 साल कोई कम समय थोड़ी ही होता है, और फिर इन्होंने हमेशा मुझे अपने बच्चे जैसा ही रखा है। देख, बच्चे जैसा होने और अपना बच्चा होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सोच, अगर इनके बेटों पर ऐसी मुसीबत आती तब भी क्या ये ऐसे ही लाचारी दिखाकर चुप बैठ जाते? कौन जाने इन्होंने सच में उन लोगों से कुछ बात की या यूं ही तुझे बहका रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, बाबूजी ऐसे नहीं हैं। शेरा ने तुरंत बलबीर से असहमति व्यक्त की। अच्छा, चल मान लेते हैं, पर तेरी मदद तो नहीं कर रहे हैं ना। अब वजह जो भी हो, लेकिन तेरे 65,000 की बात वहीं की वहीं अटकी हुई है। अपने घर परिवार को संभालना है तो अपना दिमाग सही रख
और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। वैसे भी ये लोग तो अपनी ज़िंदगी जी ही चुके हैं, 2-4 साल इधर उधर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर अपने बाल बच्चों की सोच, वो सारी ज़िंदगी क्या करेंगे? ऐसे ही किसी खेत में पड़े रहेंगे, क्योंकि उनके सर पर अब छत तो रहेगी नहीं। अपने बाल बच्चों का इतना अंधकारमय भविष्य शेरा के मन मस्तिष्क को बदलने लगा था। उसके लिए एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं जैसी स्थिति हो रही थी। आखिरकार विवशता ने उसके भीतर के मानव को मार दिया और वह बलबीर की सलाह पर अमल करने को राजी हो गया। और दूसरी तरफ बलबीर शेरा पर हुई अपनी जीत को समझ चुका था। उसके चेहरे पर धूर्तता से भरी मुस्कान उभर रही थी। तो फिर ठीक है, कल रात को फाइनल कर देते हैं। अच्छा ये ले, इसे खाने में मिला देना, फिर सब आराम से हो जाएगा। यह तो अफीम है। शेरा के हाथ कांप रहे थे और सारा शरीर ऐसे गर्म हो रहा था जैसे किसी ने गर्म लोहा उसके गले में उतार दिया हो। हाँ, वही है। इससे सब कुछ आराम से हो जाएगा और आवाज़ भी नहीं होगी। शेरा के हाथ से अफीम छूट रही थी। ठीक से पकड़, कहते हुए बलबीर ने अपने दोनों हाथों से शेरा की मुट्ठी भींच दी। माई, आज बलबीर को यहीं रोक लूँ? उसे कल सवेरे गांव जाना है और यहाँ जहाँ ये रुका हुआ है, अब वहाँ से बस अड्डा बहुत दूर है। सवेरे वहाँ से बस अड्डे तक जाने में इसकी कहीं बस न छूट जाए। शेरा अपनी समस्त शक्ति एकत्र कर एक सांस में कह गया। बिल्कुल रोक ले, तेरा दोस्त हमारे लिए कोई पराया थोड़ी हुआ। माई ने शेरा पर विश्वास कर बलबीर को अपने घर पर रुकने की इजाज़त दे दी। रात को शेरा ने मसाला ठूंस कर कोफ्ते बनाए। इतना मसाला कि पहली कौर मुंह में रखते ही जी मिचलने लगा। ये क्या बनाया है रे शेरा? खाते ही उबकाई आने लगी है। तू अच्छी तरह से जानता है कि हम दोनों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इतना मसाला न मैं खाती हूँ न तेरे बाबूजी। और अगर बलबीर के लिए मसालेदार खाना बनाना था तो अलग से बनाता। यह तो हम नहीं खा पाएंगे। तू ऐसा कर, दूध गर्म करके दे दे, हम दोनों दूध रोटी खा लेंगे। कहते हुए माई ने अपनी और बाबूजी की थाली आगे को सरका दी। अब क्या करें? बलबीर ने शेरा के रसोई में घुसते ही उंगलियां प्रश्नवाचक मुद्रा में घुमाते हुए प्रश्न किया। पता नहीं, तू ही कुछ सोच, अभी मैं पहले दूध देकर आता हूँ। शेरा दूध की व्यवस्था करने में लग गया। अबे तुझे दूध की पड़ी है और यहाँ सारा सोचा हुआ बर्बाद हो रहा है। अच्छा खासा प्लान चौपट हो गया। तो मैं क्या करूँ? मैंने तो सब ठीक ठाक ही किया था। अब वो लोग खा ही नहीं रहे हैं तो हम कर भी क्या सकते हैं? अच्छा तू पहले अपना काम निपटा, फिर खा पी कर आराम से सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, आता हूँ। कमरे में आते हुए शेरा को देखकर बलबीर ने खाट पर लेटे लेटे प्रश्न किया। तेरा सारा काम निपट गया या अभी भी कुछ बचा है? सब हो गया, शेरा ने उदास स्वर में कहा। अब उदास मत हो, इस सब का कुछ तोड़ निकालते हैं। बलबीर ने गांजे का एक लंबा कश खींचते हुए शेरा को आश्वासन दिया और गहरी विचार मुद्रा बनाकर योजना बनाने में व्यस्त हो गया। फिर अचानक उस मुद्रा को त्याग कर बोला, देख, अब मन को पक्का कर और जो भी करने का सोचा था सब वैसे ही बस आज रात कर डालते हैं। अरे 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 नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक तो उन लोगों के उठकर शोर मचाने का खतरा, और यार उनको कितना दर्द होगा। उनका चीखना चिल्लाना मुझसे देखा नहीं जाएगा। अब अपने बाल बच्चों की खातिर आज ऐसे राक्षस बनकर पाप के कुएं में डूबने जा रहा हूँ, लेकिन माई बाबूजी ने बचपन से पाला है, उनका तड़पना भी नहीं सह सकूँगा। तू कुछ और सोच। अच्छा, हम बस चोरी करके भी तो भाग सकते हैं, मारने की क्या ज़रूरत है? शेरा बलबीर के सामने लगभग रो पड़ा था। पगलाए गए हो? उन्हें जिंदा छोड़ देंगे तो फिर क्या हम जिंदा बचेंगे?
अभी तो तुम यहीं घायल पड़े मिलोगे, तो सब समझेंगे चोरी हुई है। और मैं यहाँ आया था ये बात किसी को पता नहीं है, इसलिए चोर को ढूंढ पाना पुलिस के लिए नामुमकिन होगा। अगर इनको जिंदा छोड़ा तो सब किया कराया गुड़ गोबर और फांसी ऊपर से होगी। इसलिए जैसा कहता हूँ चुपचाप करता जा। लेकिन मैं कैसे? शेरा की डर के मारे घिग्गी बंध गई। अब यह कोई मर्द वाली बात न हुई। बलबीर ने उसके सीने में हल्की सी धौल जमाई। नहीं बलबीर भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा। जो करना है तो ही करना। मैं कमरे के बाहर ही रहूँगा। अबे मैं अकेला कैसे करूँगा? एक का काम तमाम करने के दौरान दूसरा उठ गया तो शोर नहीं मचाएगा? अच्छा, तू बस खड़े रहना। अगर उनमें से कोई उठ जाए तो उसका मुंह तो बंद कर पाएगा। बलबीर ने शेरा के गाल में हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। मैं मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा रहूँगा। मैं कैसे? शेरा आगे कुछ नहीं बोल सका। ठीक है, पर तूने साबित कर दिया कि तू अभी बच्चा ही है। उनके लिए तो बच्चा ही। अब चुप कर, बेमतलब की बातें सोचना बंद कर। इंसान को पहले अपने घर परिवार का सोचना चाहिए, तब फिर दूसरों का, और फिर बच्चा होने और बच्चा जैसा होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। समझ में आई बात? ज़िंदगी में इतना भयानक कुकर्म करने को मजबूर हो जाऊंगा, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और वो भी माई बाबूजी के साथ। छी, भगवान कभी किसी को इतना करीब न बनाए कि अपनों के साथ ही ऐसा। शेरा ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए, मानो ईश्वर को आइंदा किसी को उसके जैसा मजबूर न बनाने की हिदायत दे रहा हो। अब जो सच है सो तो है ही। बस इतना कर सकते हैं कि उनको कम से कम दर्द हो। एक ही बार में सीधा गला रेत। बस बस जो करना है सो करियो, मुंह से मत बोल। यह सब सुनकर लगता है जैसे कोई दुधारी तलवार सीधा मेरे कलेजे में उतर रही है। सच्ची बहुत पीड़ा हो रही है रे बलबीर। अब तू ऐसा बोलकर मेरा मन कमज़ोर मत कर, वरना मैं भी नहीं कर पाऊँगा। फिर अपने घर परिवार की सोच लियो, सारे सड़क पर आ जाएंगे। बलबीर ने त्योरियां चढ़ाते हुए होठों पर उंगली रखकर शेरा को चुप रहने की हिदायत दी, और प्रतिक्रिया में शेरा ने भी अपने होठों पर उंगली रख ली। अब जा, ज़रा देख कर आ, दोनों सो गए हैं क्या? यार तू ही देखा। आवाज़ शेरा के हलक में ही अटक गई। देख रहा हूँ तेरे बस का कुछ नहीं है, पर समझ ले अब ज़्यादा हिस्सा मेरा होगा। बलबीर ने परिस्थिति भांप कर अपना पासा फेंक दिया। ले लेना, सब ले लेना। मुझे बस 65,000 से मतलब है। इससे अधिक का भार मैं उठा भी न सकूँगा। शेरा ने माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछा। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। आने वाली मुसीबत से बेखबर माथुर दंपति अपने कमरे में निश्चिंत होकर निद्रामग्न थे। बलबीर दबे पांव कमरे में आया और अच्छी तरह निरीक्षण कर उसी तरह चुपचाप शेरा के पास वापस आकर फुसफुसाया। सब ठीक ठाक है, चल फटाफट निपटा कर आते हैं। और उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे से बाहर खींच लाया। शेरा का सारा शरीर बर्फ जैसा ठंडा और सफ़ेद पड़ चुका था। मैं यहीं रहता हूँ, तू जा। मेरे पेट में बहुत मरोड़ उठ रही है। शेरा ने अपना हाथ छुड़ाया और वापस खाट पर बैठ गया। यार तू तो बड़ा नामर्द निकला। अब ऐन मौके पर पीछे हट रहा है। यहाँ मैं तेरे लिए मन पक्का करके इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और तू है कि? बलबीर के स्वर में बेचैनी स्पष्ट थी। उसकी सारी योजना ध्वस्त होने के कगार पर थी। ऐसा न बोल बलबीर, फ़ायदा तो तेरा ज़्यादा है। देख शेरा, अब नफ़े नुकसान की बात मत कर। मेरे घर वाले बेघर होने नहीं जा रहे हैं,
और इस तरह से देख तो तेरा ही फ़ायदा ज़्यादा है। जो भी हो, मैं नहीं जा सकता। मेरे मेरे पेट में बहुत ज़ोर। वही अम्मा, लगता है आज तो मर ही जाऊंगा। आह। और शेरा बिस्तर पर औंधे मुंह लौटने लगा। अबे शेरा, ये सब डर के मारे हो रहा है। हिम्मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब तो लगता है कि ये दर्द मेरे प्राण लेकर ही जाएगा। हाय अम्मा, मर गया, अरे कोई बचाओ। शेरा पीड़ा से दोहरा हुआ जा रहा था। अब इस समय क्या करूं? निपट रात को तुझे कहाँ लेकर जाऊं? इतना मसालेदार खाना बनाने की ज़रूरत क्या थी? जिन्हें खाना था उन्होंने तो खाया नहीं, और तू सफा कर गया होगा। अब भुगतना हम दोनों को पड़ेगा। बलबीर ने उसे सहारा देकर बैठाने की कोशिश की, किंतु शेरा फिर वापस उसी तरह पेट के बल लुढ़क गया और चीखा, अबे मैंने खाना खाया ही कहाँ, डर के मारे एक कौर भी नहीं खा सका था। तू तू जाकर बाबूजी को उठा, उनके पास सारी दवाइयाँ रहती हैं, उनसे मांग कर ला। क्या बोल रहा है बे? उनको उठा दूं? कुछ करना नहीं है क्या? बलबीर ने तुनक कर प्रश्न किया। यार बलबीर, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुझे पैसों की पड़ी है। जिंदा ही नहीं रहूंगा तब क्या बच्चे बेघर ना होंगे? ठीक है, उठाता हूँ। बाबूजी शेरा की तबीयत की सुनकर खुद दौड़े हुए आए और उसे दवा खिलाई। उधर अम्मा मुख पर चिंता की सारी लकीरें उकेरे हुए तब तक उसके सिराने बैठी रहीं जब तक उसकी तबीयत संभल नहीं गई। सवेरे बलबीर ने अपने गांव जाने के लिए विदा ली और शेरा बाहर तक उसे छोड़ने आया। आंगन के दरवाजे तक की दूरी तय करने के दौरान दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारों में बातें की। उसके उपरांत शेरा बलबीर को दरवाजे तक छोड़कर वापस आ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। माई, शेरा ने दरवाजे से आवाज़ दी। श्रीमती माथुर अपने बेडरूम की अलमारी में बने छोटे से मंदिर में शाम की पूजा अर्चना करने में व्यस्त थी। मंत्र उच्चारण में व्यवधान उत्पन्न न हो, अतः उन्होंने शेरा की तरफ मुंह करके अपनी भवों को ऊपर की ओर उठाकर क्या है की मुद्रा में प्रश्न किया। माई, आज मन कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। थोड़ा जल्दी सोना चाहता हूँ। आप और बाबूजी जल्दी खाना खा लेते तो मैं भी काम निपटाकर सोने को चला जाता। शेरा थोड़ा अटक कर बोला। माई ने हाँ के उत्तर में सर हिलाया और इशारे से बाबूजी से पूछ लेने का संकेत दिया। शेरा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बाबूजी ने भी जल्दी खाना खाने के लिए हामी भर दी। अरे वाह, आज तो भरवा करेले बनाए हैं। मज़ा आ गया। रोज़ फीकी फीकी सब्जियां खाकर उगता गया था। माथुर साहब भोजन की थाली देखकर चहक उठे थे। आज शेरा ने जिद करके बनाए हैं। मैं तो कह रही थी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो सादी सब्जी बना दे, पर ये माना ही नहीं। कह रहा था कि कल कोफ्ते बहुत बेकार बन पड़े थे, इसलिए आज अच्छे से भरवा करेले बनाकर खिलाऊंगा। श्रीमती माथुर लाड़ जताते हुए बोली। शेरा जानता था कि उसने भरवा करेले केवल इस वजह से बनाए हैं कि करेले की हल्की कड़वाहट और भरे गए मसालों के बीच अफीम अच्छी तरह गुम हो जाए। कल के कोफ्तों में तो बहुत ही ज़्यादा मसाले पड़े थे। वैसे तो आज भी और दिनों से थोड़ा अधिक ही हैं, पर कुल मिला के बहुत बढ़िया बने हैं। माथुर साहब ने एक पूरा करेला मुंह के भीतर रखते हुए संतुष्टि भरी मुस्कुराहट से शेरा की तरफ कहा, देखते हुए कहा। उनके इस प्रकार के आनंद के भाव प्रदर्शन को देखकर आत्मग्लानि में आकंठ डूबा हुआ शेरा जवाब में मुस्कुरा नहीं सका और उसने सर झुका लिया। श्रीमती और श्री माथुर बड़े स्वाद के साथ भोजन कर रहे थे और उन्हें देखकर शेरा की आंखों की कोरें भीग रही थी। वह बार बार हाथों को जोड़कर आंखें बंद कर ले रहा था, जैसे ईश्वर से इस पाप के लिए माफ़ी मांग रहा हो। तभी श्रीमती माथुर उसकी तरफ देखकर बोली, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तू भी जाकर खा ले, फिर सो जा। नहीं माई, भूख नहीं है, अभी जाकर सोऊंगा।
पहले कुछ खा ले शेरा, भूखा मत सो। ऐसा कर, दूध पी के सो जा, ऐसे खाली पेट नहीं सोते। माई ने प्यार भरी झिड़की दी। थोड़ी देर में पी लूँगा माई, अभी सोने का मन कर रहा है। ठीक है, तू जाकर सो जा, रसोई मैं समेट दूंगी। शेरा अपने कमरे की ओर चल पड़ा। चलते हुए उसे अपने पैर इतने भारी लग रहे थे मानो उसके दोनों पैरों में किसी ने रेत से भरी हुई बोरियां बांध दी हों। वह किसी तरह अपने कमरे पर पहुंचा और सीधा जाकर खटिया में लेट गया। हर आहट पर उसे लगता शायद बलबीर आ गया है। उसका कलेजा मुंह को आ जाता और सारा शरीर सुन्न पड़ जाता था। तभी किसी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। शेरा हवा की गति से दरवाजे की तरफ लपका। जाते जाते उसकी दृष्टि माई बाबूजी के कमरे पर ठहर गई। वह दबे पांव कमरे में गया। वहां जाकर उसने देखा कि माई पलंग पर बेसुध लेटी थी और बाबूजी कुर्सी पर निढाल पड़े हुए थे। सामने टीवी चल रहा था और टेबल पर झूठे बर्तन बिखरे हुए थे। शायद खाने के दौरान ही अफीम असर कर गई थी। उन्हें इस हाल में देखकर उसके आंसू बह निकले। वह कमज़ोर पड़ने लगा कि तभी उसकी आंखों के सामने उसके बेघर हुए माँ बाप और बाल बच्चे घूमने लगे। शेरा गश खाकर गिर पड़ा। अर्ध चेतना में उसे लगा जैसे माई उसका सर अपनी गोद में लेकर अपने आंचल से हवा कर रही हैं। सारी पुरानी स्मृतियां एक एक करके आंखों के सामने से गुजरती चली गईं। 16 साल का शेरा रात भर बुखार से तड़प रहा था और माई सारी रात उसके सर पर पानी की पट्टियां रख रही थी। जब वह थक जाती तो बाबूजी उनकी जगह आकर खुद पट्टी करने बैठ जाते। फिर दूसरा दृश्य दिखा जब गली के बच्चों के साथ खेलते हुए शेरा का पैर कट गया था। तब बाबूजी ने अपने हाथों से उसके घाव को साफ किया और तुरंत डॉक्टर के पास उसे टिटनेस की सुई लगवाने ले गए। शेरा की बहन की शादी में माई ने कितने उत्साह से उसके सारे परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे थे और दोनों बार उसकी बीवी को प्रसव के लिए यहाँ अपने पास बुलवाया था, जिससे सब कुछ अस्पताल में सही से हो जाए और जच्चा बच्चा सुरक्षित रहें। उन्होंने घरवाली को पूरे 3 माह बाद गांव जाने दिया था। ऐसी ही अनगिनत स्मृतियों का स्लाइड शो उसकी अंतश्चेतना में अविरल चल रहा था कि तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसे जगा दिया। वह चौंक कर उठा और दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजे पर कान लगाया और धीरे से पूछा, कौन? मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, बलबीर ने फुसफुसा कर कहा। शेरा का हाथ बिजली की सी तेजी से कुंडी तक गया, लेकिन वह उसे खोल न सका। जल्दी खोल, बलबीर ने कहा। नहीं बलबीर, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तू वापस चला जा। पागलपन मत कर शेरा, तनिक अपने परिवार की सोच। नहीं बलबीर, अब उनकी नहीं सोचूंगा। उनके भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। अपने एक परिवार को बचाने के लिए मैं दूसरा परिवार नहीं उजाड़ सकता। मैं जानता हूँ तू अपने फ़ायदे के लिए मेरी मजबूरी का इस्तेमाल कर रहा है, वरना इतना बड़ा पाप करने के लिए मुझे कभी न उकसाता। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है, इसलिए कहता हूँ कि चुपचाप यहाँ से चला जा और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। देख ले शेरा, फिर तू सारी ज़िंदगी पछताएगा। बलबीर ने आखिरी कोशिश की। पछताने से तो मैं बच गया बलबीर भाई, वरना मरने के बाद अपने पुरखों को क्या मुंह दिखाता। बस अब तू यहाँ से जा और सोच लेना कि तू मुझे पहचानता भी नहीं। शेरा ने दरवाजे पर अपना सिर मार लिया। उसके बाद दरवाजे के उस तरफ से आवाज़ें आना बंद हो गईं। शेरा बहुत देर तक कान लगाकर बाहर की आहट सुनता रहा। जब उसे निश्चित हो गया कि बलबीर चला गया है तो वह लौटकर माथुर साहब के कमरे में आया। उन दोनों की दशा देखकर उसे रोना आ गया। आज वह अपने ऊपर बेहद लज्जित था। छी, कहते हुए उसने अपना सिर हिलाया और बाबूजी के पास पहुंचकर
उन्हें अपनी बाहों में उठा हौले से बिस्तर पर लिटा दिया। फिर दोनों के ऊपर चादर उड़ा दी और झूठे बर्तन समेटकर किचन में डाल अपने कमरे में आकर सो गया। आज शेरा की आंख से नींद गायब थी। वह अपने पाप के बोझ तले दबा जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी दबाव उसे कुचले जा रहा था और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ था। लगा जैसे इस बोझ के तले दबकर उसके प्राण ही निकल जाएंगे। सहसा उसे महसूस हुआ मानो बलबीर माई बाबूजी के सिराने हाथों में लक लक छुरा लिए हुए खड़ा है। अरे कहीं खिड़की की ग्रिल काट कर तो नहीं नहीं, कहते हुए शेरा बिजली की फुर्ती से उठा और सीधे माथुर साहब के बेडरूम की ओर भागा। जब कमरे में देखा तो दोनों उसी तरह बेसुध पड़े थे। बहुत देर तक शेरा उनके सिराने खड़ा उन्हें निहारता रहा, फिर वहीं ज़मीन पर लेट गया। जैसे ही आंख लगती उसे चमचमाता छुरा पकड़े हुए बलबीर खड़ा दिखाई देता और वह चौंक कर बैठ जाता। इसी तरह सारी रात गुजर गई। सुबह की पहली किरण देखने के बाद ही शेरा का भय समाप्त हुआ। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। शेरा, शेरा उठ जा, ले चाय पी ले। अरे माई, मैं बना देता चाय, आप क्यों परेशान हो गई? कहते हुए शेरा धीरे से उठा और चाय का प्याला हाथ में पकड़ लिया। तू बनाता? जानता भी है कि समय क्या हुआ है? पूरे 12 बज गए हैं। माई ने हंसते हुए कहा। मैं और तेरे बाबूजी भी आज तो सोते ही रह गए। पता नहीं कल क्या हुआ, ऐसी नींद आई कि कुछ सुध ही न रही। और अभी भी सर बुरी तरह चकरा रहा है। तेरे बाबूजी का भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर शेरा की तरफ देखकर बोली, और तू यहाँ क्यों सो रहा है? वो माई, रात को बाहर कुछ आहट सुनाई दी थी, इसीलिए यहाँ सोने चला आया था, शेरा ने उत्तर दिया। मेरे बच्चे, तुझे कितनी चिंता रहती है हमारी। रुक, तेरे लिए कुछ है। एक ममता से सराबोर मुस्कान के साथ माई मुड़ी और सामने अलमारी से एक डिबिया निकालकर उसे हाथों में लिए हुए शेरा के पास आई और बोली, ये 2 चूड़ियाँ हैं, अपनी दोनों पोतियों को देने के लिए रखी थीं, परंतु उन्हें इनकी इतनी अधिक आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी जितनी आज तुझे है। इसीलिए कल मैंने और तेरे बाबूजी ने सोने की ये दोनों चूड़ियाँ तुझको देने का निश्चय किया है। ले। कहते हुए उन्होंने शेरा को वह डिबिया थमा दी। शेरा ने कांपते हाथों से उन्हें पकड़ा और कुछ देर तक किंग कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ एकटक उन्हें निहारता रहा। फिर अचानक माई के पैरों से जोरों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं के साथ उसके सारे पाप भी पिघल कर बह निकले थे।